एक ऐसा इंसिडेंट जिसको भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक इंसिडेंट माना जाता है। ये बात है 1999 कंधार हाईजैक की, जिसमें इंडियन एयरलाइंस IC-814 को 5 लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया था और इन पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए हाईजैकर्स ने $200 मिलियन की मांग की थी और साथ ही साथ कुछ आतंकवादियों को जेल से रिहा करने के लिए भी मांग की थी, जो कि आगे चलकर अमेरिका के 9/11 और मुंबई के 26/11 और 2001 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक से भी जुड़ा हुआ है। तो चलो दोस्तों, आपको मैं पूरी कहानी बताता हूँ कि एक्चुअली इसकी शुरुआत होती कहाँ से है। After being held hostage on board a hijacked Indian Airlines plane for 8 days, mystery hijackers of an Indian Airlines passenger plane. कंधार हाईजैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। तो ये सब शुरू होता है क्रिसमस ईव 1999 में। काठमांडू नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 ये प्लेन दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहा था। प्लेन के पायलट कैप्टन देवी शरण कॉकपिट में थे और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जाग्या भी थे और एयरपोर्ट की टर्मिनल के अंदर पैसेंजर्स सिक्योरिटी चेक करने के लिए खड़े हुए थे और उस लाइन में वही 5 आदमी भी थे, हाथों में बैग्स लेकर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सिक्योरिटी से गुजर रहे थे तो एक साइलेंट नॉड होता है इन आदमियों और एक सिक्योरिटी ऑफिसर के बीच में। मतलब सब कुछ सेट था पहले से और इन लोगों के नाम के टिकट्स भी फर्जी थे। और पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम ने एक फोन कॉल किया था। उसने काठमांडू में अपने बंदे को बोला कि इन 5 आदमियों को बिना कोई सवाल किए सिक्योरिटी चेक से गुजरने दो। यहाँ तक कि इंडियन इंटेलिजेंस ने भी इस मैसेज को इंटरसेप्ट किया था। उन्हें पता चल गया था कि कोई प्लेन हाईजैक होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन से डेट और कौन से टाइम पे और कौन से प्लेन हाईजैक होने वाली है। फिर 4:40 पे IC-814 हवा में उड़ती है। सब कुछ नॉर्मली लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद हाईजैकर्स ने अपना प्लान एक्टिवेट किया। 5 हाईजैकर्स पैसेंजर्स और क्रू को गन पॉइंट पे लिया और प्लेन में बहुत ही कियोस मच चुका था। चीफ हाईजैकर सीधा कॉकपिट में घुसता है और कैप्टन देवी शरण को धमकी देता है कि प्लेन को लाहौर के लिए टर्न मारो। अब कप्तान चाहता था कि प्लेन इंडिया के अंदर ही रहे, इसलिए उसने हाईजैकर्स को बोला कि फ्यूल बहुत ही कम है और प्लेन को हमें बीच में ही रोकना पड़ेगा। लेकिन हाईजैकर्स अपना होमवर्क करके आए थे। उन्हें पता था कि लाहौर तक पहुंचने के लिए इतना फ्यूल काफी है। अब प्लेन पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के आसपास घूम रहा था। कप्तान बार बार लाहौर के ATC से क्लियरेंस मांग रहा था कि हमें लाहौर के एयरपोर्ट में लैंड करने दो, क्योंकि लाहौर के ATC ने इस प्लेन को लैंड करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम आपको यहाँ लैंड नहीं करने देंगे। अमृतसर के ATC को भी बुलाया गया था मदद करने के लिए, लेकिन उनको हाईजैकिंग हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं था। फाइनली कैप्टन हाईजैकर्स को मना लेते हैं कि हमें प्लेन को अमृतसर में लैंड करना ही होगा प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए, वरना हम लाहौर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अमृतसर एयरपोर्ट पर प्लेन 7:01 पर लैंड करता है। लेकिन यहाँ इंडियन अथॉरिटीज एक नहीं बल्कि बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जब प्लेन अमृतसर पर लैंड होता है तब इमीडिएटली रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लेन को रिफ्यूल किया जाए, लेकिन यहाँ पे इंडियन अथॉरिटीज का कुछ अलग ही प्लान था। हाईजैकिंग के बाद एक लोकल कम्युनिटी बनाई जाती है जिसका मकसद होता है कि प्लेन को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोका जा सके, ताकि कमांडोज को टाइम मिल सके एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में। लेकिन यहाँ हाईजैकर्स को शक हो गया था कि प्लेन रिफ्यूलिंग करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था लोकल पुलिस से बात करने के लिए कि हम आपसे नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम दिल्ली में बैठे ऑफिशियल से ही बात करेंगे। कैप्टन देवी शरण फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को जल्द से जल्द रिफ्यूल किया जाए, वरना ये हाईजैकर्स पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। और अब धीरे धीरे 15-20 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी रिफ्यूलिंग नहीं की जाती। और तभी हाईजैकर्स एक पैसेंजर सतनाम सिंह पर हमला कर देते हैं और कैप्टन देवी शरण तीसरी बार फिर से रिफ्यूलिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और 7:45 मिनट पर ATC के द्वारा एक प्लान आता है कि हम प्लेन के आगे फ्यूल टैंक को खड़ा कर दिए ताकि प्लेन टेक ऑफ ही ना कर पाए। लेकिन ये प्लान बहुत ही भारी पड़ता है। ड्राइवर रनवे की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा तेज होती है और फिर उसे कांटेक्ट किया जाता है कि गाड़ी को तेज मत चलाओ, धीरे चलाओ। और यही चीज हाईजैकर्स ने देख लिया होता है
और उनको शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो बिना रिफ्यूलिंग के कैप्टन को कहते हैं कि प्लेन को फट से फट टेक ऑफ करो, हमें यहाँ से निकलना है, रिफ्यूलिंग की कोई जरूरत नहीं है। और वो चीज कैप्टन देवी शरण को मानना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने प्लेन को वापस उड़ाने का फैसला किया और वो प्लेन बार बार उस फ्यूल टैंक से टकराने से बचता है और प्लेन 749 पिन पर उड़ जाता है। और ये वही टाइम था जब NSD के कमांडोज एयरपोर्ट पहुंचते हैं और इन्हें कोई मौका नहीं मिलता और ये की बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि इंडिया ने खो दी थी। अब अमृतसर से प्लेन लाहौर की तरफ उड़ता है। अब वहाँ पे पाकिस्तानी एयर स्पेस तो बंद थी, एयरपोर्ट की सारी लाइट्स, नेविगेशन लाहौर ATC ने बंद कर रखी थी और उन्होंने साफ साफ तो मना कर ही दिया था कि ये प्लेन लैंड नहीं होगा। और कैप्टन को भी हाईजैकर्स की तरफ से बहुत ही प्रेशर आ रहा था कि प्लेन को कैसे भी करके लाहौर पे लैंड करो ही करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आती है और अचानक से कैप्टन देवी शरण रियलाइज करते हैं कि वो एक हाईवे के ऊपर क्रैश लैंड करने जा रहे हैं। और ये देख के वो फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं लाहौर ATC को कि हमें लैंड करने दो वरना हम हाईवे पे क्रैश लैंडिंग कर जाएंगे। तो ये सुनकर फाइनली पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने IC-814 को लैंड करने के लिए परमिशन दे दी और ये लाहौर पर लैंड करता है 8:07 पर। अब इंडिया से पाकिस्तान को नोटिस जाता है कि ये प्लेन को वापस उड़ने मत देना और उनके साथ नेगोशिएट करना। और यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पर फाइनली प्लेन को रिफ्यूल भी किया जाता है और प्लेन को वापस टेक ऑफ ना होने के लिए एयरपोर्ट की वापस सारी लाइटें स्विच ऑफ की जाती हैं और पाकिस्तान के कमांडोज इस प्लेन को घेर लेते हैं। पाकिस्तान की शायद पूरी कोशिश रहती है कि इनके साथ नेगोशिएट करे, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो जाता है। और ये बातों से हाईजैकर्स बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई सोल्यूशन ही नहीं बन रहा था, उनके नेगोशिएशन का, उनकी कोई डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही थी। और फिर एक और पैसेंजर रूपिन कटियाल 25 साल के गुड़गांव के आदमी जो कि अपने वाइफ के साथ हनीमून से वापस लौट रहे थे, उनको मार दिया जाता है। पाकिस्तान का सिर्फ इतना काम था कि वो इंडियन कमिश्नर जीत पार्थसारथी को इस्लामाबाद से लाहौर के लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर सके, लेकिन वो इस चीज में 3 घंटे लेट थे और जब तक वो वहाँ पहुँचते प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। अब सवाल तो यही आता है कि प्लेन को कमांडोज ने तो घेर रखा था, तो टेक ऑफ कैसे किया? अब इसको रोकने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कितनी कोशिश करी, कितनी कोशिश नहीं करी, इस पे ज्यादा काफी कॉन्फ्लिक्ट मीडिया रिपोर्ट्स है। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि पाकिस्तान चाहता था कि प्लेन जल्द से जल्द उनकी कंट्री से बाहर निकल जाए। अब इसके बाद प्लेन डायरेक्ट दुबई की तरफ निकलता है, लेकिन दुबई के अथॉरिटीज इसे लैंड करने के लिए मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि दुबई के पास ही एक एयरबेस है अल मिनार एयरपोर्ट, आप वहां लैंड कीजिए। अब इंडिया की पूरी कोशिश रहती है कि यूएई पे प्रेशर दिया जाए और प्लेन को दुबई में ही लैंड किया जाए, लेकिन तब के टाइम इंडिया और USA के ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे क्योंकि तब के टाइम इंडिया में पोखरण टेस्ट हुए थे और उसकी वजह से USA ने इंडिया को साइडलाइन कर दिया था। तो इसलिए भारत USA पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाल पाया कि आप UAE को कुछ बोलिए। तो प्लेन को दुबई के पास ही मीनात एयरबेस पर लैंड किया गया। और एक यहाँ पे अच्छी चीज होती है कि करीब यहाँ पे 26 पैसेंजर्स को रिहा किया जाता है और फिर से ये प्लेन टेक ऑफ करता है और बढ़ता है अफगानिस्तान के कंधार की तरफ, जहाँ पे तालिबान का राज चल रहा था। और ये दूसरा दिन था, 26 दिसंबर सुबह के 8 बज रहे थे। ये प्लेन लैंड करता है अफगानिस्तान के कंधार की तरफ और पैसेंजर्स के लिए ये जगह अगले 6 दिनों के लिए घर बन चुका था। और चौंका देने वाली बात ये थी कि तालिबान के अथॉरिटीज ऑफर करते हैं कि वो मीडिएट करेंगे हाईजैकर्स और इंडिया के बीच। और तब के टाइम भारत और तालिबान के बीच कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था और भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद से एक हाई कमीशन को भेजा नेगोशिएट करने। अब तालिबान ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया था हथियारों के साथ और तालिबान का कहना था कि हमने इन्हें इसलिए घेरा है ताकि हाईजैकर्स किसी को मारना। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन रोकने के लिए इस प्लेन को चारों तरफ से घेरा गया था ताकि इंडिया कोई प्लान न कर पाए। अब प्लेन में बैठे पैसेंजर्स की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी क्योंकि प्लेन जो कि सिर्फ 2 घंटे उड़ने वाला था, उस हिसाब से इसमें खाने पीने का सामान, टॉयलेट्स का सामान मौजूद था और कंधार आते आते यहाँ 2 दिन ऑलरेडी हो जाता है। और अब फाइनली हाईजैकर्स अपनी कुछ यहाँ डिमांड बताते हैं। पहला उनका डिमांड होता है $200 मिलियन चाहिए और दूसरी डिमांड होती है कि 36 आतंकवादियों को रिहा करने के लिए मांग थी और तीसरी मांग ये थी कि एक और मुर्दा आतंकवादी की बॉडी की डिमांड करते हैं जो कि श्रीनगर में दफनाई हुई थी। अब भारत पर बहुत ही प्रेशर बढ़ रहा था और सीनियर मिनिस्टर के आपस में ही बात चल रहा था कि क्या करना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक होम मिनिस्टर LK अडवाणी इसके पूरे खिलाफ थे क्योंकि उनको लगता था कि इससे सरकार बिल्कुल कमजोर नजर आएगी क्योंकि सेम 1989 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी सेम किया था। तो ये चीज हम नहीं कर सकते और ये चीज हमें आगे चलकर
बहुत ही नुकसान भी कर सकता है। और दूसरी तरफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह, उनका कहना था कि आतंकवादी को छोड़ना जरूरी है क्योंकि 160 लोगों की जान खतरे में है, इनकी जान ज्यादा कीमती है बजाय उन आतंकवादियों के। फिर दिसंबर 27 इंडिया अपने ऑफिशियल्स को भेजता है नेगोशिएट करने के लिए, और बड़ी नेगोशिएशन के बाद वो पैसा और आतंकवादियों के डिमांड हटा के आखिरी डिमांड रखा जाता है कि 3 आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा। अब उन 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया और उनमें से एक फेमस आतंकवादी था मौलाना मसूद अजहर, जो कि आगे चलकर जश्न-ए-मोहब्बत की स्थापना की, जो कि फ्यूचर में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला था। यह आतंकवादी वही था जो कि जश्न-ए-मोहब्बत का फाउंडर था, जो कि आगे चलकर 2001 की इंडियन पार्लियामेंट अटैक्स, 2008 के मुंबई अटैक्स और 2019 के पुलवामा अटैक्स में इसका हाथ शामिल था। और साथ ही साथ इन 3 आतंकवादियों में से जो दूसरा आतंकवादी था अहमद ओमर सईद शेख, उसके भी यूएसए के 9/11 अटैक में हाथ शामिल था। और तीसरा आतंकवादी मुस्तक अहमद जरगर, जो कि आज भी खुलेआम घूम रहा है। वापस आ जाते इस टाइमलाइन पर। अब ये तीनों आतंकवादी को भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह पर्सनली एक प्लेन में दिल्ली से कंधार लेकर जाते हैं। अब डेट दिसंबर 31 आ चुका होता है। तीनों आतंकवादियों को कंधार में रिलीज किया जाता है और दूसरी तरफ से भी हाईजैकर्स भी पैसेंजर्स को रिलीज करते हैं। अब ये पॉइंट पर इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था कि हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा तालिबानियों की तरफ से, लेकिन उसका कुछ उल्टा ही होता है। उन हाईजैकर्स और आतंकवादियों को पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ लेकर जाया जाता है और भारत को समझ आ जाता है कि इसमें सारा हाथ पाकिस्तान का था, और बाद में ये कंफर्म किया जाता है कि 5 पाकिस्तान के ही थे। तो ये थी कहानी IC-814 हाईजैक की। कितना बड़ा क्राइसिस था ये। हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक करके कैसे पूरा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक खेल बना दिया। ऐसे केस में हर देश का अपना अलग तरीका होता है इसे हैंडल करने का, लेकिन भारत तब शायद तैयार नहीं थी। और इस हाईजैकिंग का असर जो कि उन 3 आतंकवादियों को रिलीज किया गया था, वो बड़े रीजन बनते हैं 9/11 के, 26/11 के, और भारत के पार्लियामेंट से भी जुड़ा होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत को ये टाइम पर क्या करना चाहिए था? मिलिटेंट्स को रिलीज करना सही था या गलत? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।